Guys, today we will discuss about the fertilization and implantation. तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस समझने के लिए हम पहले ओवम और स्पर्म के पाथ को समझेंगे। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि ओवम जो होता है एट सेकेंडरी oocyte की स्टेज पर ओवरी से बाहर निकलता है, मतलब एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन ओवम होता है एट द सेकेंडरी oocyte स्टेज, मतलब मियोसिस 1 तक की प्रोसेस इसमें हुई है, अभी मियोसिस 2 इसमें नहीं हुई है। और जब ओवम रिलीज होता है तो ओवम के चारों ओर जोना पेलिसिडा की लेयर और कुछ कोरोना रेडिएटा की सेल्स भी रिलीज होती हैं। तो मतलब सेकेंडरी oocyte होगा, सेकेंडरी oocyte के चारों ओर जोना पेलिसिडा की लेयर होगी और जोना पेलिसिडा की लेयर के साथ में इसके चारों ओर कुछ सेल्स होंगी कोरोना रेडिएटा की। तो इस फॉर्म में ओवुलेशन होता है और ये ओवम ओवरी से निकलता है। निकलने के बाद फैलोपियन ट्यूब का जो शुरुआती पार्ट होता है, इन जो फिम्ब्रिएटेड फनल होता है, इस फिम्ब्रिएटेड फनल के द्वारा ओवम रिसीव किया जाता है और बाद में धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब में वो आगे की ओर बढ़ता है। सिमिलरली अगर हम बात करें स्पर्म्स की, तो आफ्टर इंसेमिनेशन, क्वाइटस के बाद जो इंसेमिनेशन हुआ, तो आफ्टर इंसेमिनेशन स्पर्म मूव करेगा। इंसेमिनेशन में क्या होता है, सीमेन को रिलीज कर दिया जाता है वेजाइना में। अब वेजाइना में जो मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज हुए हैं, इनको पहुंचना है फैलोपियन ट्यूब पर। क्यों? ओवम फैलोपियन ट्यूब में है। तो कैसे पाथ फॉलो करते हैं ये, इंसेमिनेशन के बाद जो सीमेन रिलीज हुआ वेजाइना में, उस वेजाइना से स्पर्म मूव करेंगे टुवर्ड्स सर्विक्स, सर्विक्स को पास करते हुए ये पहुंचेंगे यूट्रस में। यूट्रस से फिर ये फैलोपियन ट्यूब के एम्पलरी स्टमक जंक्शन पर पहुंचेंगे और वहां से ओवम आ रहा है और वो ओवम आएगा एम्पलरी स्टमक जंक्शन तक। अब मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज हुए थे, ज़्यादातर फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाते हैं। कुछ 100 स्पर्म्स होते हैं जो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं और एक बार में एक ही ओवरी ओवम रिलीज करती है। दोनों ओवरी ओवम रिलीज नहीं करेंगी, तो एक ओवरी रिलीज करेगी तो कुछ इस फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे, कुछ इस फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे। कुछ 100 तो बचे थे, उसमें भी आधे जो दूसरी फैलोपियन ट्यूब की तरफ चले गए वो बेकार हो गए। केवल वही स्पर्म जो राइट फैलोपियन ट्यूब के एम्पलरी स्टमक जंक्शन तक पहुंचे हैं, वही फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल होंगे। उनमें से जितने स्पर्म एम्पलरी स्टमक जंक्शन तक पहुंचे हैं और ओवम आया है ओवरी से एम्पलरी स्टमक जंक्शन तक, एम्पलरी स्टमक जंक्शन तक। सो फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एम्पलरी स्टमक जंक्शन पर ही होगा, फैलोपियन ट्यूब के एम्पलरी स्टमक जंक्शन पर ही होगा। ऑल कॉपुलेशन डू नॉट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। जब ओवम और स्पर्म दोनों एक साथ एम्पलरी स्टमक जंक्शन पर पहुंचेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा। अगर ओवम नहीं पहुंचा, स्पर्म पहुंच गए, तो ऐसे कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन को लीड नहीं करेंगे, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो कुछ ही कॉपुलेशन ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी को लीड करते हैं, और वो कौन से होंगे, जिस समय ओवम और स्पर्म, जिस कॉपुलेशन में ओवम और स्पर्म दोनों एक साथ एम्पलरी स्टमक जंक्शन तक पहुंचेंगे। Secretion, fertilization is fusion of sperm and ovum। तो ओवम और स्पर्म की फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जब ओवम और स्पर्म दोनों पास में आ गए, तो आपने देखा कि ओवम के चारों ओर कुछ ही स्पर्म पहुंचे हैं और उन स्पर्म्स, वो स्पर्म्स क्या करेंगे, ओवम के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। तो जब ओवम के अंदर, ये मान लीजिए कुछ स्पर्म्स हैं जो ओवम के पास पहुंच गए हैं, इनमें से
स्पर्म्स के हेड पर क्या होता है, एक्रोसोम होता है, जिसमें लिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं। तो ये एक्रोसोम जोनोपेलिसिडा की लेयर को पहले डिसॉल्व करेंगे और उसके बाद ये ओवम के अंदर एंट्री कर पाएंगे। और जैसे ही पहले स्पर्म ने जोनोपेलिसिडा की लेयर को इंटर किया, उस समय इसकी जो इस ओवम के अंदर एक कुछ चेंजेज होते हैं, मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेज होते हैं। क्या चेंजेज होंगे, ये जो ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जोनोपेलिसिडा की लेयर है, इन दोनों के बीच का गैप बढ़ जाएगा और इनके बीच में एक क्रिस्टल्स का डिपोजिशन हो जाएगा, क्रिस्टलाइन लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो रोकेगा फर्दर दूसरे स्पर्म्स को अंदर आने से। जैसे ही एक स्पर्म अंदर गया, मेम्ब्रेन्स में कुछ चेंजेस हुए, स्पेस बढ़ा, क्रिस्टलाइन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से बाकी के स्पर्म अब ओवम के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ओवरऑल केवल एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है ओवम को। और इसी के साथ साथ एक प्रोसेस और होती है। वो प्रोसेस क्या है कि जो ओवम रिलीज हुआ था वो आपने देखा था सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में हुआ था। तो अब यहाँ पर जैसे ही स्पर्म की एंट्री हुई, ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो सस्पेंडेड था वो यहाँ पर परफॉर्म हो जाएगा। और सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होने की वजह से क्या होगा, जो सेकेंडरी oocyte थी ये कन्वर्ट हो जाएगी oocyte में, और एक पोलर बॉडी दूसरी, जो एक तो पहले बन चुकी थी मियोसिस 1 में, यहाँ पर एक पोलर बॉडी और बन जाएगी जिसको हम बोलेंगे सेकेंड पोलर बॉडी। तो सेकेंड पोलर बॉडी और oocyte का फॉर्मेशन होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। Entry of sperm into Zona pellucida induce changes in the membrane that block entry of additional sperm. Changes क्या हुए, स्पेस दोनों के बीच का बढ़ गया और कॉर्टिकल जो क्रिस्टलाइज्ड मेम्ब्रेन है उसका फॉर्मेशन, कॉर्टिकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको, कॉर्टिकल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। Here second meiotic division takes place and secondary oocyte changes into oocyte and second polar body is formed. तो इसी समय क्या होगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा और सेकंड मियोटिक डिवीजन के बाद oocyte का फॉर्मेशन होगा और सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है। इस समय फर्स्ट पोलर बॉडी में मियोटिक 2 डिवीजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर जैसे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद सेकेंडरी oocytes और एक पोलर बॉडी बनी थी, फिर इसमें सेकंड मियोटिक डिवीजन हुई, oocyte का फॉर्मेशन हुआ और दूसरी पोलर बॉडी बन गई। इसमें अगर मियोटिक डिवीजन नहीं हुआ तब तो 2 पोलर बॉडी इसके साथ प्रेजेंट होंगी, और अगर इसमें भी मियोटिक डिवीजन हो गया तो 3 पोलर बॉडी इसके साथ प्रेजेंट होती हैं। तो पोलर बॉडी का नंबर टोटल 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। टोटल जो पोलर बॉडी है इनका नंबर 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन होता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस और स्पर्म, हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म और ओवम का। अब यहाँ पर जब ये स्पर्म एंट्री करता है ओवम के अंदर, तो जब ओवम के अंदर स्पर्म की एंट्री होगी तो स्पर्म का केवल हेड ही अंदर जाता है, बाकी इसका मिडिल पीस और टेल वाला पोर्शन बाहर रह जाता है। और हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो केवल न्यूक्लियस अंदर पहुंचेगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर मिडिल पीस और बॉडी ओवम के बाहर रह जाएगी। और इसके अंदर पहले से ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दोनों के क्रोमोसोम्स आपस में पास में आ जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा दोनों के न्यूक्लियस का। तो फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड ओवम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और ये स्ट्रक्चर जो बन गया है ये कहलाने लगता है जाइगोट। दिस इज फॉर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होगा तो उसके लिए न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो जो सेल होता है ह्यूमन का, एग जो होता है, ओवम होती है, ये माइक्रो रिसाइकल होता है। मतलब इसमें जो फैट का डिपोजिशन या योग का डिपोजिशन होता है वो बहुत कम होता है। तो थोड़े समय के लिए तो वो योग न्यूट्रिशन दे सकता है, लेकिन उसके बाद न्यूट्रिशन की ज़रूरत बाहर से पड़ेगी। माइक्रो रिसाइकल एग है। माइक्रो रिसाइकल का मतलब होता है कि उसके अंदर जो योग का अमाउंट है वो बहुत कम है। बर्ड्स वगैरह के एग जो होते हैं वो मैक्रो रिसाइकल होते हैं। आपने देखा होगा एग को, कुछ वाइट पार्ट होता है, कुछ येलो पार्ट होता है। येलो पार्ट जो होता है ये योग होता है, फैट होता है, जो काफ़ी लंबे समय तक फूड दे सकता है। लेकिन ह्यूमन का एग माइक्रो रिसाइकल होता है, योग इसमें बहुत कम होता है। तो योग कम होने की वजह से अब इसको बाहर से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाहर से न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो वो बाहर से न्यूट्रिशन इसको कैसे मिलेगा? आफ्टर इम्प्लांटेशन ये यूट्रस की वॉल में धंस जाता है, और यूट्रस की वॉल में धंसने के बाद ये यूट्रस से न्यूट्रिशन लेने लगता है। यूट्रस से न्यूट्रिशन लेने लगता है। तो न्यूट्रिशन की इसको कमी होनी है, कुछ समय बाद न्यूट्रिशन की कमी होनी है, इसलिए इसका इम्प्लांटेशन होगा। और इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है? यूट्रस की इनर वॉल में। यूट्रस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एपिमीट्रियम, मायोमीट्रियम और इंडोमीट्रियम। तो जो सबसे अंदर की लेयर होती थी यूट्रस की वो इंडोमीट्रियम होती थी। तो इंडोमीट्रियम में इसको इम्प्लांट होना है। तो इम्प्लांट कैसे होता है? जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, मतलब अब इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़नी शुरू हो गई। अब एनर्जी माइक्रो रिसाइकल एग है, कुछ समय तक तो इसके पास रहेगी। तो ये पहले इसमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे, जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे। और जो माइटोटिक डिवीजन के बाद ये एक सेल से 2 सेल में, 2 से 4 सेल में डिवाइड होगा, 4 से 8 सेल में डिवाइड होगा, और जो 8 सेल स्ट्रक्चर है ये 16 सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है जाइगोट में। और यहाँ पर डिवीजन के बाद सेल सेपरेट नहीं हो रही हैं, इसलिए इसको एक टर्म देते हैं क्लीवेज। सेल सब एक साथ रह रही हैं। तो डिवीजन के बाद 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज और 16 सेल स्टेज का फॉर्मेशन होगा। और जब 16 डाटर सेल्स तक की स्टेज बन जाएगी तो इसको हम जो सेल्स बन रही हैं इनको हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर्स। मतलब 16 सेल्स जो बन रही थी ये सब अभी कॉमनली ब्लास्टोमियर्स कहलाएंगे। और यहीं से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेजेज के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली स्टेज आती है मॉरुला। मॉरुला जब ये 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट होती है, इसमें ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट होती है इसमें, तब इस स्टेज को हम बोलते हैं मॉरुला स्टेज। और ये मॉरुला स्टेज मतलब 8 to 16 स्टेज तक जाइगोट का साइज उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, सिर्फ डिवीजन होता रहेगा, लेकिन साइज उसका उतना ही रहेगा। क्यों? अगर साइज बढ़ाने में भी ये एनर्जी खर्च कर देता तो क्या होता? साइज बढ़ाने में एनर्जी खर्च कर देता तो न्यूट्रिशन की कमी पड़ जाती। छोटा सा योग है, थोड़ा सा योग है, इसलिए अभी तक इसने साइज नहीं बढ़ाया। और ये सॉलिड होता है, इसके अंदर कोई भी कैविटी नहीं होती है। 16 सेल या 8 सेल जो भी होती है ये सॉलिड होती है। मुलबेरी शेप होता है, सॉलिड मुलबेरी शेप, मुलबेरी की तरह दिखता है, इसलिए इस स्टेज को हम मॉरुला स्टेज बोलते हैं। ये पहली स्टेज होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। दूसरी स्टेज होती है ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज। इसमें 32 सेल या कुछ और ज़्यादा सेल इसमें प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर
साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, और साइज यहाँ पर जो बढ़ा ये ग्रोथ की वजह से नहीं बढ़ा, इसलिए बढ़ गया क्योंकि इसमें इसके अंदर एक कैविटी का डेवलपमेंट हो गया। तो इसमें जो बाहर की सेल्स होगी ये कुछ लार्जर सेल्स होगी, और अंदर की सेल्स जो होंगी ये छोटी छोटी सेल्स होगी, और बाकी हिस्सा जो है यहाँ पर कैविटी का फॉर्मेशन हो गया। इस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। तो ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन हो गया है इसमें, ठीक, इसलिए इसका साइज लार्जर हो गया जाइगोट से। और आउटर लेयर की जो सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। और जो अंदर की ओर ये सेल्स बनी हुई हैं इनको हम बोलेंगे इनर सेल मास। इनसाइड सेल जो हैं इनको हम बोलेंगे इनर सेल मास। और इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट जब इनका फॉर्मेशन हो जाता है और एक कैविटी बन जाती है ब्लास्टोसील, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और यही ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज होती है जिसका इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस की इंडोमेट्रियम में। और कैसे होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स होती हैं ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं अंदर वाली सेल्स को, अंदर वाली सेल्स को न्यूट्रिशन देंगी। तो न्यूट्रिशन कैसे देंगी, ये यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाएंगी। वो आपने पढ़ रखा है यूट्रस प्रिपेयर रहता है, यूट्रस प्रिपेयर रहता है, ईस्ट्रोजन प्रिपेयर कर चुका होता है उसको, और जैसे ही ईस्ट्रोजन ने प्रिपेयर किया उसमें ब्लड वेसल्स का नंबर बढ़ गया और यूट्रस की सेल्स न्यूट्रिशन से रिच हो गई। ट्रोफोब्लास्ट उस यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा, और उससे यूट्रस की इंडोमेट्रियम से न्यूट्रिशन खींचना शुरू कर देगा, और ये न्यूट्रिशन खींच के इनर सेल मास को देना शुरू कर देगा। और वही मटेरियल होता है जो इस कैविटी में भरता जाता है, एक्स्ट्रा मटेरियल, इसीलिए ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अब यूट्रस भी कम नहीं होता है। जैसे ही यूट्रस ने लालच तो दिया और ये आके उसके पास चिपका न्यूट्रिशन लेने के लिए, यूट्रस ने अपनी सेल्स की ग्रोथ कराना शुरू की और ब्लास्टोसील को चारों ओर से ढक लिया, ब्लास्टोसील को चारों ओर से ढक लिया। और जब ब्लास्टोसील चारों ओर से ढक जाएगा तब हम कहेंगे कि ब्लास्टोसील का इम्प्लांटेशन हो गया इन दी इंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन सेल्स कवर द ब्लास्टोसिस्ट, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है ये आती है गैस्ट्रुला की। गैस्ट्रुला की स्टेज में सेल का नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, साइज भी ब्लास्टोसिस्ट से बड़ा हो जाता है, लेकिन इसमें जो कैविटी प्रेजेंट थी ऑलरेडी इसमें ब्लास्टोसील थी। अब गैस्ट्रुला की स्टेज में क्या होगा, ब्लास्टोसील तो डिसअपियर हो जाएगी, धीरे धीरे गायब हो जाएगी। इसकी जगह पर एक नई कैविटी का फॉर्मेशन होगा, और इस नई कैविटी को हम बोलेंगे गैस्ट्रोसील, या इसी को हम बोलते हैं आर्केंटेरॉन, आर्केंटेरॉन या गैस्ट्रोसील। और इसमें एक पोर होगा जो बाहर की ओर खुलेगा, और एक दूसरे एंड पर दूसरा पोर होगा जो बाहर की ओर खुलेगा। इसमें से एक पोर माउथ का फॉर्मेशन करता है, दूसरा एनस का फॉर्मेशन करता है, माउथ और एनस का फॉर्मेशन करता है। इसके साथ साथ इसमें सेल्स में डिफरेंशिएशन भी हो जाता है। कुछ सेल्स एपिडर्म का फॉर्मेशन करती हैं, कुछ मेसोडर्म का और कुछ इंडोडर्म का। तो एपिडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, और यही तीन जर्म लेयर होती हैं, यही तीन जर्म लेयर होती हैं जिनसे सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना है। जितने भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में हैं वो इन्हीं तीन सेल जर्म लेयर से फॉर्म होंगे, इन्हीं तीन जर्म लेयर से फॉर्म होंगे। तो दिस इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और अभी इम्प्लांटेशन में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन बचा हुआ है,
और प्लेसेंटा का जो फॉर्मेशन है इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।